प्रिय छात्र छात्राओं, ऑनलाइन क्लासेज आपकी चल रही हैं। मुझे पता है कि आप वास्तव में ही पढ़ रहे हैं घर बैठकर। सभी के लिए बहुत अच्छी शुभ हो, शुभ आप कुशल मंगल हैं घर पर, ये मुझे पता है। कुशल मंगल होकर आप पढ़ रहे हैं। तो हमारा टॉपिक जो चल रहा था, पिछली वीडियो 2 वीडियो मैंने आपको इस टॉपिक की क्लियर की। उसमें मैंने आपको भाषा और व्याकरण के बारे में बताया। भाषा क्या थी और व्याकरण क्या थी। अपन भाषा क्लियर हो चुकी थी, भाषा के साथ बोलियां क्लियर हो चुकी थी। हिंदी की प्रमुख बोलियां क्लियर मैंने ट्रिकी हिंदी से क्लियर कर दिया, आपको ट्रिक लगाकर आपको बताई कल मैंने। इसके बाद व्याकरण पर अपन आ चुके थे। हमारा टॉपिक चालू होता है आज व्याकरण से। व्याकरण कल मैंने आपको बताया था 3 वर्णों से मिलकर बी धन आ प्लस करण, इन 3 वर्णों से मिलकर निर्मित है। इसका मैंने शाब्दिक अर्थ आपको क्या बताया था, विश्लेषण करना। अब समझिए थोड़ा सा यहाँ से, विश्लेषण करना इसका मैंने अर्थ आपको बताया था। ये भाषा का क्या करती है, विश्लेषण करके उसको स्पष्ट रूप प्रदान करती है। व्याकरण क्या करती है, विश्लेषण करके स्पष्ट रूप प्रदान करती है। भाषा को परिनिष्ठित रूप एवं मानक रूप में स्थापित करती है। भाषा को सर्वमान्य सम्मत शिष्ट रूप में क्लियरिटी व्याकरण करती है। ये बात आपको समझ में आई। यहाँ तक मैंने आपको परिभाषा भी इसकी लिखाई थी कि जिसके द्वारा भाषा को शुद्ध बोलने व लिखने का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। मैंने आपको परिभाषा क्लियर कर दी थी। अब अपन चलते हैं व्याकरण के अंग। व्याकरण के अंग व विभाग भी बोल सकते हैं इनको। व्याकरण के अंग व विभाग। व्याकरण के अंग प्रमुख रूप से 4 होते हैं। फर्स्ट होता है अपन का वर्ण विचार, दूसरा होता है आपका शब्द विचार, तीसरा है आपका पद विचार और चौथा है आपका वाक्य विचार। ये व्याकरण के अंग एवं विभाग कहलाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी पुटअप कर देता है एग्जामिनर कि व्याकरण के अंग कौन कौन से होते हैं, तो आपको तुरंत जवाब दे देना है। 4 होते हैं प्रमुख रूप से, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। क्लियर, टॉपिक क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ आपका। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा पद विचार, वाक्य विचार। वर्ण आप जानते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। शब्द आप जानते हैं वर्णों का एक सार्थक समूह जिसका एक अर्थ निकलता हो, शब्द कहलाता है। पद विभक्ति युक्त, वाक्य में विभक्ति युक्त जो रचना होती है उसको पद कहते हैं। वाक्य आप जानते हैं शब्दों का सार्थक एवं सुसज्जित क्रम जिसका एक अपेक्षित अर्थ हो उसको अपन वाक्य कहते हैं। तो व्याकरण के अंग यानी व्याकरण में ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये चलती हैं। सबसे पहले वर्णों का प्रयोग कैसे किया जाता है और भाषा का विश्लेषण किस प्रकार व्याकरण करती है, इन पर निर्भर करता है सब। ये चीज़ आपकी क्लियर यहाँ से व्याकरण के अंग। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप अपनी नोटबुक में भी उतार सकते हैं। इसके बाद अपन का टॉपिक आगे आता है व्याकरण का महत्व। व्याकरण का महत्व, व्याकरण का महत्व। भाषा में व्याकरण का महत्व क्या है? देखिए व्याकरण का महत्व क्या है भाषा के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनाएं। हाँ, व्याकरण भाषा का, व्याकरण भाषा का विश्लेषण कर रचना को
स्पष्ट रूप प्रदान करती है। ये बात की क्लियर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें व्याकरण भाषा का विश्लेषण कर रचना को स्पष्ट रूप प्रदान करती है। दूसरा पॉइंट आपका आता है व्याकरण भाषा को परिनिष्ठित एवं मानक रूप में स्थापित करती है। ये क्वेश्चन आने लायक है। व्याकरण के महत्व पर टिप्पणी लिखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपको। तीसरा पॉइंट आपका, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शिष्ट, सरल एवं स्थायी स्पष्ट रूप प्रदान करती है। तो आपको पता चला, ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं व्याकरण के महत्व में। व्याकरण भाषा का विश्लेषण कर रचना को स्पष्ट रूप प्रदान करती है। व्याकरण भाषा को परिनिष्ठित एवं मानक रूप में स्थापित करती है। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शिष्ट, सरल एवं स्पष्ट रूप प्रदान करती है। व्याकरण का महत्व आपकी समझ में आया होगा, मुझे पता है। स्क्रीनशॉट आप ले लें या फिर आप इसको नोटबुक में आपके में उतार लें। तो यहाँ तक आपका व्याकरण का टॉपिक क्लियर। व्याकरण के अंग आपकी समझ में आया, ये आपका टॉपिक क्लियर, व्याकरण क्लियर, भाषा क्लियर। अब आती है आपकी अगला टॉपिक, अपन लेते हैं लिपि। 2 अंक का टॉपिक आपको पता है। 2 अंक में इतना ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन वो नहीं पूछता है, सरल बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ये बात ध्यान रखें आप। परंतु मैं आपसे गारंटी ले रहा हूँ कि आपके 2 नंबर इस टॉपिक के अंदर कहीं से क्वेश्चन अलग नहीं जाने वाला, ये बात आप ध्यान रखें। अब अपन टॉपिक चलते हैं अगले पर, लिपि। भाषा क्लियर आपकी, बोलियां क्लियर। अब आता है आपका लिपि। देखिए, लिपि को अपन चिन्ह भी बोल सकते हैं। लिपि को अपन चिन्ह भी बोल सकते हैं। लिपि परिभाषा बता रहा हूं मैं लिपि की, तुरंत नोट करते चलें आप। भाषा को लिखने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। बात समझ में आई आपको? परिभाषा समझ में आई होगी। भाषा को लिखने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। जैसे हमारी हिंदी राजभाषा, उसको कौन सी लिपि में लिखा जाता है? वो जो लेखन चिन्ह होते हैं उनको ही अपन लिपि कहते हैं। दूसरी परिभाषा इसकी
भाषा को अंकित करने की रीति लिपि कहलाती है, लिपि कहलाती है। तो परिभाषा आपकी क्लियर लिपि की। ये पूछ लेता है कभी कभी व्याकरण की परिभाषा बताइए, लिपि की परिभाषा बताइए, भाषा की परिभाषा बताइए। तो आपको लिख देनी है भाषा को लिखने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। अथवा दूसरी परिभाषा, भाषा को अंकित करने की रीति लिपि कहलाती है। बात यहाँ तक क्लियर? समझ में आया होगा? मुझे थम्स अप करके बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो आप तुरंत मुझे कमेंट में बताएंगे। क्लियर यहाँ से? अब चलते अपन हिंदी भाषा की लिपि। हिंदी भाषा की लिपि, हिंदी भाषा की लिपि। आपको पता है कि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है 1 नंबर का। हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। ध्यान रखना, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। क्लियर बात तक? अब अन्य भाषाओं की बता रहा हूँ मैं, अन्य भाषाओं की लिपियाँ। अन्य भाषाओं की लिपियाँ। अन्य भाषाओं की लिपियाँ ध्यान से सुन लें। हिंदी की आपकी हो गई, अंग्रेजी की लेते हैं अपन। अंग्रेजी की कौन सी है? रोमन लिपि। अंग्रेजी कौन सी किस लिपि में लिखी जाती है? रोमन। उर्दू फारसी में। पंजाबी गुरुमुखी। रूसी। ऐसी अनेक हैं, अन्य हैं, अनेक भाषाएं जिनकी लिपियां अलग अलग हैं। हिंदी की कौन सी है? देवनागरी। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी अन्य भाषाओं की ऐसी आपकी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, इनको ध्यान रखना। अंग्रेजी और हिंदी अपन जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, इनको अपन को ध्यान रखना है। अंग्रेजी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? रोमन में। और हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये बात को क्लियर हुई होगी आपको। आगे चलते हैं। अपन का टॉपिक है, यहाँ तक क्लियर। अब आ जाते हैं अपन देवनागरी का नामकरण। देखो बच्चे कहते हैं सर ये देवनागरी लिपि कहाँ से आई? देवनागरी लिपि का नामकरण मैं बता रहा हूँ आपको। देवनागरी लिपि का नामकरण। ये भी क्वेश्चन कब को पूछ लेता है। देवनागरी लिपि के नामकरण पर टिप्पणी लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब आपको बता रहा हूँ देवनागरी। देखिए भारत में प्राचीन भारत में 2 लिपियाँ प्रमुख थी। 2 लिपियाँ प्रमुख थी। पहली ब्राह्मी, दूसरी खरोष्टी।
खरोष्टी, खरोष्टी लिपि। ये अब आपको ध्यान रखना है। प्राचीन भारत में 2 लिपियां प्रमुख थी, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का उद्भव हुआ है, उत्पत्ति हुई है। लिख सकते हैं अपन, ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। ये बात क्लियर। ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि को लिया गया था। क्वेश्चन पूछ लिया गया है, एक बार पूछा था, किस प्राचीन लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ था, उत्पत्ति हुई थी? देवनागरी लिपि। किससे उत्पत्ति हुई थी? ब्राह्मी लिपि से। ये ध्यान रखना। प्राचीन भारत में कितनी लिपियाँ थी? 2 लिपियाँ थी, ब्राह्मी और खरोष्टी। ब्राह्मी और खरोष्टी। ब्राह्मी से ही देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। यहाँ तक क्लियर? ब्राह्मी का और खरोष्टी का पता आपको चला। प्राचीन भारत में देवनागरी लिपि का नामकरण आपका टॉपिक चल रहा है, आप ध्यान से नोट करते चलें, स्क्रीनशॉट लेते चलें। अब नामकरण में बात आती है आगे कि सर इसका नाम देवनागरी ही क्यों पड़ा? देवनागरी। 2-3 पॉइंट आपको मैं इसमें बता रहा हूँ। देवनागरी, देखिए, सबसे पहले गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने इसका प्रयोग किया था, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा था। सबसे पहले गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने इसका प्रयोग किया था, इसलिए इसका नाम देवनागरी पड़ा था। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये बात आपको ध्यान रखने की बात है। सबसे पहले गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने इसका प्रयोग किया था, इसलिए सर्वप्रथम गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने किया था, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। भाई नाम से पता चल रहा है गुजरात के नागर ब्राह्मणों से। नागर ब्राह्मण करेंगे प्रयोग तो क्या बन जाएगा? नागरी। क्लियर? दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट आप क्लियर करेंगे यहाँ से। दूसरा पॉइंट है आपका कि हमारी जो देव भाषा थी वो संस्कृत थी। प्राचीन समय में संस्कृत देव भाषा थी और संस्कृत को जिस लिपि में लिखा जाने लगा वह देवनागरी कहलाई। प्राचीन समय में संस्कृत देव भाषा थी और संस्कृत को जिस लिपि में लिखा जाने लगा वह देवनागरी कहलाई। देवनागरी लिपि कहलाई। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? 2 पॉइंट आपके क्लियर। देवनागरी नामकरण कैसे हुआ? तीसरा पॉइंट आपको बता रहा हूँ मैं।
तीसरा पॉइंट आपको तीसरा पॉइंट, इस लिपि का नगरों में अधिक प्रचलन था। इस लिपि का नगरों में अधिक प्रचलन था, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। क्लियर? ये आपके तीनों पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, नागर ब्राह्मणों ने, गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था, इसलिए इसको नागरी नाम दिया गया। दूसरा पॉइंट, प्राचीन समय में संस्कृत देव भाषा थी और संस्कृत को जिस लिपि में लिखा जाने लगा वह देवनागरी लिपि कहलाई। तीसरा पॉइंट, इस लिपि का नगरों में अधिक प्रचलन था, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। ये बात यहाँ तक क्लियर। इसके बाद चलते हैं अपन अगला टॉपिक। लिपि का नामकरण हो गया, देवनागरी लिपि की विशेषताएं। अब अपन चलते हैं देवनागरी लिपि की विशेषताएं। सर इसकी विशेषताएं भी पूछ लेता है कभी कभी, तो विशेषताएं अपन क्लियर कर लेते हैं। कौन कौन सी विशेषताएं देवनागरी लिपि की, ये ध्यान रखें अपन। देवनागरी लिपि की विशेषताएं, पहली आती है इसमें, यह लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। बात समझ रहे हैं? इसको, इस फॉन्ट को समझ रहे हैं आप? यह लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। अपन देवनागरी लिपि में हिंदी लिखते हैं, इधर से चालू करते हैं, अपन को पता है इधर से, बाएं से दाएं। उर्दू दाएं से बाएं, उर्दू इधर से लिखते हैं अपन, तो उसकी लिपि खरोष्टी। उर्दू की लिपि कौन सी आपको पता होना चाहिए? फारसी में इधर से लिखा जाता है। देवनागरी लिपि की विशेषताएं चल रही हैं। पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ, यह लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। दूसरा है, इसमें कोई मूक वर्ण नहीं है। इसमें कोई मूक वर्ण नहीं है। मूक वर्ण अपन समझ रहे हैं शांत, साइलेंट, यानी सभी स्वर हो या व्यंजन हो देवनागरी लिपि में सभी बोलते हुए। ये बात समझ में आई? तीसरा, इसमें शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। शिरोरेखा समझ रहे हैं? जैसे कि शब्द के ऊपर लाइन, जैसे मैंने लिखा राम के ऊपर अपना शिरोरेखा खींचते हैं, ठीक है। हम लिखा सीता, तो सीता के अपन शिरोरेखा, ये इसको शिरोरेखा। बात समझ में आई? क्लियर? चौथा पॉइंट, इसके लेखन और उच्चारण में एक रूपता देखी जा सकती है। इसके लेखन व उच्चारण में एक रूपता देखी जा सकती है। ये बात क्लियर? 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। इस लिपि में अनुस्वार और अनुनासिक
ध्वनियों के लिए अलग से चिन्ह है। इस लिपि में अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियों के लिए पृथक चिन्ह हैं। ये बात क्लियर, 5 पॉइंट आपके क्लियर हो चुके हैं। और भी इसकी अन्य विशेषता हैं, परंतु अपन को 5 ही याद रखनी है, कोई बात नहीं, 5 बहुत है। क्लियरिटी और भी अन्य विशेषता इसकी बहुत है। शिरोरेखा रेखा का प्रयोग, पहली विशेषता बता रहा हूँ मैं दोबारा से रिवाइज करके, यह लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। इसमें दूसरा, इसमें कोई मूक वर्ण नहीं है। इसमें शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। इसके लेखन व उच्चारण में एक रूपता देखी जा सकती है। इस लिपि में अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियों के लिए पृथक चिन्ह है। इसकी एक इम्पोर्टेंट वैसा है, यह एक ऐसी लिपि है जिसमें विदेशी शब्दों के नीचे नुक्ता चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नुक्ता चिन्ह आप समझ रहे हैं, बिंदी सी आती है आपकी, कै यहाँ लगा होता है, ज, कै, खे, गे, जय और फे। बात समझ रहे हैं भाई, ये नुक्ता चिन्ह बिंदी सी लगी होती है यहाँ पर, आपने देखा होगा सब। जैसे अपन लिखा मज्जाक, ये बिंदी सी आपको दिखाई दे रही है, इसको अपन नुक्ता चिन्ह। इस लिपि में विदेशी शब्दों के लिए नुक्ता चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब इसको कैसे बोलेंगे नुक्ता चिन्ह का प्रयोग? मज्जाक, क्या बोलेंगे? मज्जाक। क्लियर? ये आपका टॉपिक यहाँ पर आज क्लियर होता है। 3 क्लास इसकी आपको मैंने ली हैं। मुझे पता है, पूरा विश्वास है कि आपको ये क्लियर समझ में आया होगा। 2 नंबर आपको क्लियर हुए होंगे। मैं आपसे आशा रखता हूँ कि आप वास्तव में ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, वास्तव में अपना एक लक्ष्य बनाकर पढ़ रहे हैं। अगला टॉपिक अपन देखते हैं। किताब प्रारंभ करने की बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर किताब पढ़ाएं, बुक को पढ़ाएं। देखते हैं, किताब पढ़ाने के को फर्स्ट पार्ट से प्रारंभ करेंगे, बुक पढ़ाने का काम। आज ये टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो के लिए आप थोड़ा सा इंतज़ार करें। थैंक यू।